हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति जो दृष्टि आईएएस बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 है ये। तो भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति हैं वो कितने प्रकार की होती हैं तो उनके बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। देखिए इसमें पौधों के समूह को वनस्पति कहती हैं। जब बहुत से पौधे हो जाते हैं तो उनको हम वनस्पति कहते हैं। और ये वनस्पति में कौन से पौधे सम्मिलित की जाती है जो मानव द्वारा लगाए नहीं जाते, जो बिना लगाए ही मतलब जो बिना जंगली अवस्था में उगते हैं। और विभिन्न पर्यावरण परितंत्र परिवेश जो वनस्पति प्राकृतिक रूप से उगते हैं, जो वनस्पति के प्राकृतिक रूप से उगते हैं उन्हें ही हम वनस्पति के अंतर्गत रखते हैं। और भारत में उच्च जलवायु जो भारत की जलवायु है उच्च आवास की दृष्टि से काफ़ी विविधता पाई जाती है। भारत में बहुत से विविध प्रकार की हमें जो वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। और यही कारण है कि भारत के विभिन्न जो भौगोलिक प्रदेश में विभिन्न प्रकार की वनस्पति का विकास हुआ है। भारत के पठारी एवं मैदानी क्षेत्रों में वनस्पति पर वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पति ऊंचाई और तापमान का प्रभाव पड़ता है। वनस्पति की इस विभिन्नता के कारण अन्य निम्नलिखित हैं। देखिए, अक्षांशीय विस्तार, लंबी तटरेखा, भारत का बेहद भौगोलिक आकार और जलवायु विविधता, स्थलाकृति विविधता है वो, और वह जो बृहद क्षेत्र पर समुद्री वातावरण। तो हम लोग प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार जान लेते हैं। तो कि भारत में जो जलवायु है वह उच्च आवास की दृष्टि से काफ़ी विविधता पाई जाती है। जलवायु की उच्च आवास की वजह से भारत में जो वनस्पति हैं बहुत सी विविधता देखने को मिलती है। यही कारण है कि भारत के विभिन्न जो भौगोलिक प्रदेश में विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं वो अलग अलग भौगोलिक प्रदेश में अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। देखिए, भारत में पठारी एवं मैदानी क्षेत्र में वनस्पति पर वर्षा का प्रभाव पड़ता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र वनस्पति पर ऊंचाई तापमान का प्रभाव अधिक रहता है। प्रमुख वनस्पति के प्रकार, जलवायु और परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनस्पति को निम्नलिखित जो वर्गीकरण किया गया है। तो भारत में जो वनस्पति का वर्गीकरण है वो देखिए इतने प्रकार टाइप से किया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो मानसूनी वन होती हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति, ज्वारी और डेल्टाई वनस्पति, हिमालय पर्वतीय वनस्पति, प्रायद्वीपीय वनस्पति और घास वनस्पति। तो ये जो मेनली जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको वर्गीकरण किया गया है। हम इसके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहली है हमारी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। कौन सी वनस्पति? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। इसमें क्या का जो भी देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन। तो इसमें देखिए वे वनस्पति जहाँ पर मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा होती है वहाँ पर जो वनस्पति उगती है उसको हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के कैटेगरी में रखेंगे। तापमान कैसा रहता है? तापमान वर्ष भर कैसा रहेगा? उच्च रहेगा। अत्यधिक वर्षा होने के कारण वृक्ष काफ़ी सघन और सदा हरित रहेंगे। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि वर्षा ज़्यादा होगी तो यहाँ पर जो वृक्ष रहेंगे कैसे रहेंगे? घने रहेंगे, यानी कि इनका जो गैप है वो कम रहेगा, सघन रहेंगे और सदा कैसे रहेंगे? हरे भरे रहेंगे। वृक्षों की लकड़ियाँ जो काफ़ी कठोर होती हैं, ठीक है, वृक्षों की लकड़ियाँ कठोर होती हैं। लकड़ियाँ कठोर होने के कारण ये वन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। एक यह प्राकृतिक वनस्पति जैव विविधता एवं पारिस्थितिक दृष्टि से महत्व रखते हैं। और इसमें देखिए जो वृक्ष रहते हैं, जो महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं इसमें, जैसे कि रबड़ हुआ, महोगनी हुआ, आबनूस हुआ, लोहे कास्ट हुआ, ताड़ हुआ, बांस, सिनकोना, आर्किड और नारियल, ये यहाँ की जो वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में, ठीक है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा। कौन कौन से वृक्ष? रबड़, महोगनी, अबूनास, लोहे कास्ट, ताड़, बांस, सिनकोना, आर्किड और नारियल इत्यादि जो है वनस्पति इस टाइप की वनस्पति में वृक्ष पाए जाते हैं। और ये प्रायली जो पाए कहाँ जाते हैं? तो पश्चिमी घाट। देखिए जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है जो वहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत, अरब सागर तट के क्षेत्र में, भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों पर इस प्रकार की जो वनस्पति है वो हमें
देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति। ठीक है, ट्रॉपिकल जो ह्यूमिडेट मानसून वेजिटेशन। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन है। तो यहाँ पर देखिए वार्षिक वर्षा कितनी रहेगी, 100 से 200 के बीच में। सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार में 200 से ऊपर, लेकिन जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन होते हैं वहाँ पर जो वर्षा रहेगी 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। और इसे पर्णपाती या पतझड़ वन कहते हैं, क्योंकि ये अपने पत्ते जो गिरा देते हैं। ग्रीष्म जो शुष्क गर्मी की ऋतु में आर्द्रता की कमी के कारण वृक्ष अपनी जो गर्मी होती है, तो यहाँ पर जो आर्द्रता की कमी हो जाती है, जिससे अपनी वृक्ष जो होती हैं अपनी पत्तियाँ क्या है गिरा देते हैं, ताकि उनमें नमी नष्ट ना हो। वृक्ष के नीचे झाड़ियाँ, लताओं आदि का अभाव होता है और वन आर्थिक दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जो मेनली जो वृक्ष आते हैं, देखिए सागौन, साल, चंदन, सहतूत, महुआ, आंवला, जामुन, कसम और शीशम, सबई घास इत्यादि जो वृक्ष आते हैं ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनों में आते हैं। इसके लिए क्षेत्र देखें तो इंडिया में देखिए पश्चिमी घाट पर्वत की पूर्वी ढाल, जो पश्चिमी घाट पर्वत की जो पूर्वी ढाल है वहाँ पर, और जो हिमालय का तराई क्षेत्र है वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वनों के अनुकूल वातावरण आपको मिल जाएगा। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एवं केरल में आर्द्र मानसूनी जो वनस्पति है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कौन सी? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीसियस वेजिटेशन। तो उस वनस्पति इन क्षेत्रों में जो वार्षिक वर्षा रहेगी वो 50 से कितनी रहेगी, 100 सेंटीमीटर रहेगी। और इन क्षेत्रों में जो महुआ, गलास, तेंदू, खैर, कीकर, बेर, रीठा, बरगद, पीपल इत्यादि जो वृक्ष माने जाएंगे वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति में पाई जाती है। इसमें देखिए जो पूर्वी राजस्थान का जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर, उत्तरी गुजरात का उत्तरी इलाका, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट पर्वत के वृष्टि छाया जो प्रदेश हैं वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति आपको देखने को मिल जाएगी। मरुस्थली की बात करें तो मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति, तो इस प्रकार की जो वनस्पति है यहाँ पर जो 50 सेंटीमीटर इससे कम वर्षा होगी और छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में होते हैं। और इनमें देखिए खजेड़ी, खजूर, नागफनी, बबूल, बेर, कैक्टस आदि जो वृक्ष हैं ये पाए जाते हैं। तो ये देखिए पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी गुजरात में, पश्चिमी घाट का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है पश्चिमी घाट में, वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है ज्वारी या डेल्टाई वनस्पति, और इसी को बोलेंगे मैंग्रोव वनस्पति या कच्छ वनस्पति, क्योंकि कच्छ जो गुजरात का कच्छ जिला है उस में ये पाई जाती है। देखिए ऐसी वनस्पति संपूर्ण भारतीय समुद्री तट पर परीक्षित मुहानों, ज्वारीय खाड़ियों, पश्च जल और दलदली मैदानों में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की जो वनस्पति है वो कहाँ पाई जाएगी, समुद्री तट पर पाई जाती है। जो परीक्षित मैदान नदियों की जो मुहाने रहती है वहाँ पर पाई जाएगी, ज्वारीय जो खाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर पाई जाएंगे, और जो दलदली मैदान होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। वृक्षों की ऊंचाई 30 मीटर तक होती है। कितने मीटर तक? 30 मीटर तक होती है। और ये सदियों कैसे रहेंगे, हरे भरे रहते हैं। और विश्व में 7% जो मैंग्रोव वन है वो भारत में पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति के कुल क्षेत्रफल का आधे से थोड़ा भाग, जो कम भाग है, वो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टाई में, जो सुंदरबन का डेल्टा है वहाँ पर जो मैंग्रोव है वो ये वाला जो इलाका है यहाँ पर जो मैंग्रोव का क्षेत्र ज़्यादा आपको मिल जाएगा। इन क्षेत्रों की मिट्टियाँ कैसी होती हैं, दलदली होती हैं। इसमें देखिए वृक्ष कौन कौन से होते हैं, तो सुंदरी, ताड़, बेत, फीनिक्स, नारियल, सोनेरेसिया आदि जो हैं वृक्ष इस जो है मैंग्रोव क्षेत्र में आते हैं। और देखिए जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एवं महानदी कृष्णा गोदावरी आदि के जो डेल्टाई क्षेत्र इसमें भी मिलते हैं। मैंग्रोव वन केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि पारिस्थितिक दृष्टि से भी काफ़ी
महत्वपूर्ण हैं। तो आपको चित्र में दिया देखिए, ये सुंदरबन का डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में, और ये कृष्णा और गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र है। यहाँ पर आपको इस प्रकार के वन मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए कच्छ के जो मैदान है, मैंग्रोव वनस्पति यहाँ मिल जाएगी, यहाँ पर भी मिल जाएगी। गोवा का जो क्षेत्र है, इसके ये वन जो है समुद्री तरंगों से होने वाले अपरदन, रो, तटीय क्षेत्र की रक्षा करती हैं और तटीय क्षेत्रों में जैविक विविधता को बनाए रखने में इन वनों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट होती है हिमालय पर्वतीय वनस्पति, यानी कि हिमालय पर्वतीय वनस्पति। तो इस प्रकार की जो वनस्पति है हिमालय के इलाकों में पाई जाती है। जो हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंडा वन तक यहाँ पर पाए जाते हैं। और हिमालय का जो पूर्वी भाग कर्क रेखा एवं समुद्र के अधिक निकट, इसलिए यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। इस भाग में उष्ण, आर्द्र, पर्णपाती, उपोष्ण, शीत इत्यादि वनस्पति पाई जाती हैं। हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, देखिए हिमालय का जो पश्चिमी भाग है कर्क रेखा एवं समुद्र के अधिक दूरी पर है। जो हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, ये वाला जो भाग है वो कर्क रेखा से और समुद्र से कैसा है, अधिक दूरी पर है। इसलिए जो वर्षा की मात्रा, यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है वो कम होती है। और इस भाग में वृक्षों की सघनता पूर्वी भाग की तुलना में कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्षा कम होगी और यहाँ पर वृक्षों की जो सघनता है वो कम पाई जाएगी। हिमालय की जो वनस्पति है वो दो क्षेत्रों में विभाजित करती हैं, पहले पूर्वी हिमालय और दूसरी है पश्चिमी हिमालय। देखिए पूर्वी हिमालय जो है, हिमालय का जो पूर्वी इलाका है, ये बंगाल खाड़ी के निकट होने के कारण अधिक यहाँ पर वर्षा होगी और विषुवत रेखा के निकटता के कारण वनस्पति कैसी मिलेगी, सघन वनस्पति मिलेगी। जबकि जो पश्चिमी हिमालय है वहाँ पर वृक्षों की सघनता कैसी मिलेगी, कम मिलेगी। और हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई की वृद्धि के साथ तापमान में कमी आती है। ज्यों ज्यों ऊंचाई में वृद्धि होगी तो तापमान क्या होगी, तापमान में कमी होगी और के कारण वनस्पति अनेक पेटियों का विकास होगा है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखेंगे हम कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उपोष्ण वनस्पति, शीतोष्ण वनस्पति, जो शीतोष्ण वनस्पति, अल्पनायन वनस्पति और टुंडा वनस्पति। तो ये जो ऊंचाई दी गई है और नुकीली पत्ती वृक्ष और चौड़ी पत्ती वृक्ष। तो देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में कौन कौन से आएंगे, साल आ जाएगा, शीशम आ जाएगा, बांस आ जाएगा, सवाई बांस आ जाएगा। और उपोष्ण में है, उपोष्ण में कौन से आएंगे, 1800 मीटर ऊपर ओक, चेस्टनट। शीतोष्ण में बर्च, मैपल, एल्ब, रोडोडियन, एल्डर। शीतोष्ण में चेड़, देवदार, स्प्रूस। अल्पाइन वनस्पति में कौन से आएंगे, सिल्वर और जूनिफर। और टुंडा वनस्पति में फूलदार वृक्ष और काई। ये सभी जो हैं वनस्पति के प्रकार दिए गए हैं और कौन कौन से वृक्ष वहाँ पर पाए जाते हैं। अब प्रायद्वीपीय वनस्पति की बात कर लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत, देखिए प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वनस्पति तीन प्रमुख क्षेत्र हैं प्रायद्वीपीय भारत में। एक तो पश्चिमी क्षेत्र है, एक नीलगिरी एवं अन्नामलाई का जो क्षेत्र है वो, और एक पालनी की पहाड़ियाँ। इस प्रकार वनस्पति पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान का भी प्रभाव पड़ता है। 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई के मध्य उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 1000 से 1500 मीटर तक उपोष्ण कटिबंधीय पर, जबकि 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कौन से वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु कम ऊंचाई वाले ढालों पर उपोष्ण कटिबंधीय वन की 16 वन कहा जाता है। और में जो सतपुड़ा है, मैकाल पर्वत श्रेणियाँ हैं, उधर पर कौन से उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अब घास वनस्पति की बात करें तो वनों के अपकर्ष और विनाश के परिणामस्वरूप ही चारागाह और भूमि घास विकसित हुआ है। तो घास, देखिए घास भूमियाँ कैसे विकसित हुई हैं, तो घास भूमियाँ देखिए विकसित हुई हैं कैसे, क्योंकि जहाँ पर पहले वृक्ष थे उनको काट दिया गया है। तो वहाँ पर अब क्या, वृक्ष तो जन्मेंगे नहीं, अब वहाँ पर क्या होगी, घास वनस्पति होगी और यहाँ पर चारागाह होगा। भारत में घास 3 आवरण हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय या मैदानों में पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है, और शीतोष्ण कटिबंधीय हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पर भी पाई जाती है। अब देखेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट पॉलिसी है
उसके बारे में। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट देने वाली रहती है कि भारत की सर्वप्रथम 1894 में बनाई गई थी। कौन सी वन नीति? स्वतंत्रता की बात करें तो 1952 में, स्वतंत्रता की बात करें तो 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई और इस नीति का लक्ष्य सरकार को वनों से अधिकतम आय प्राप्त करना था। 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति वनों के क्षेत्रफल में हो रही कमी को रोकने के लिए बनाई गई थी। इसके अनुसार देश के 33% भूभाग को वनों के अंतर्गत लाना था। तो देखिए, पहली कब बनी? 1894 में, जब इंडिया जो है किसका और यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता थी। तो जब यहाँ पर 1894 में वन नीति बनाई गई ब्रिटिशों द्वारा। इसके बाद क्या हुआ? जब स्वतंत्र हो गया 1947 में इंडिया, उसके बाद 1952 में पहली वन यानी कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो वन राष्ट्रीय नीति बनी वो कब बनी? 1952 में। तीसरी बार कब बनी? तो 1988 में। 1988 में किसके लिए बनी? अच्छा, 1900 पहली जो स्वतंत्रता के बाद पहली बनी, इसका लक्ष्य क्या था? इस वनों से अधिकतम आय प्राप्त करना था। और 1988 में जो राष्ट्रीय वन नीति बनी थी उसमें क्या कि देश के जो 100% भाग में से 33% भाग पर क्या वृक्षों जो भूभाग पर वनों का अंतर्गत लाना था कि 33% भाग पर ही वन रहेंगे। ठीक है, तो भारत में वनों की स्थिति देखेंगे, वन और क्षेत्रफल देखेंगे। देखिए, आरक्षित वन, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। आरक्षित वन कितने हैं एरिया में है? ये हैं जो 4,24,985 वर्ग किलोमीटर पर आरक्षित वन है। संरक्षित वन है वो 20,000 जो 2,09,440 वर्ग किलोमीटर पर। अवर्गीकृत वन सबसे ज़्यादा हैं जो कि 1,30,31,141 है अवर्गीकृत। कुल वन कितने हैं? कुल वन है जो कि एरिया है कुल वनों का वो है 7,64,566 और कुल भौगोलिक क्षेत्रता प्रतिशत है 23.26, जिसको लाना कितना है? 33% तक। विश्व के कुल भूभाग का 27% भाग वन से ढका हुआ है। विश्व का जो टोटल भूभाग का जो 27% भाग है वो वन से ढका हुआ है। और राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार मैदानी भागों में 20% और पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र में वन आच्छादित करने की आवश्यकता है। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 में लाई गई उसका लक्ष्य क्या था? तो उसका लक्ष्य था प्राकृतिक संपदा है उसको क्या करना? संरक्षण करना, उसका बचाव करना और पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और पुनः जो पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वनिकी कार्यक्रम के माध्यम से वनों के आच्छादन में महत्वपूर्ण भूमिका करना। नदियों, झीलों और जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्र में भूमि कटाव तथा वनों के संरक्षण को नियंत्रित करना। ग्रामीण आदिवासी जनसंख्या के लिए ईंधन के लिए लकड़ी, चारा और अन्य छोटी मोटी वन उपजों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कदम उठाना। तो ये थी जो मेनली 1988 की जो वन रिपोर्ट है राष्ट्रीय वन नीति, उसका मुख्य लक्ष्य ये था। इसके बाद देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 फिर से प्रकाशित की। कब? 2017 में आई, जो इम्पोर्टेंट है। 2017 में क्या क्या उपाय किए गए? तो 12 फरवरी 2018 को भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। कब की गई? 12 फरवरी 2018 को जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में है। जो शीर्ष 10 देश हैं उनमें भारत वनों के मामले में है। वनों पर मानवीय आबादी और मवेशियों की संख्या के बढ़ते दबाव के बावजूद भारत अपनी वन संपदा को सरल रखने और बढ़ने में सफल रहा है। और 1987 में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट की द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह इस श्रेणी की 15वीं रिपोर्ट है। तो 1987 से जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष में एक बार प्रस्तुत की जाती है
और वन सर्वेक्षण प्रकाश किया जाता है, और यह जो है 15वीं रिपोर्ट थी। इसके बाद रिपोर्ट में दी गई जानकारी देश की वन संपदा की निगरानी और उसके संरक्षण के लिए वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित प्रबंध व्यवस्था और तकनीकी तय करने की माप काफ़ी सहायक है। इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में सटीकता लाने के लिए आंकड़ों की जांच और वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाई गईं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत की दुनिया में उन 10 देशों में से 8वां स्थान है। जो 8वां स्थान दिया गया, जहां वार्षिक स्तर पर वनों क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई। देखिए 2017 की है रिपोर्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में 2017 के जो प्रमुख तथ्य हैं वो जान लेते हैं। देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल कितना है, तो यह 24.29%, यानी कितने वर्ग किलोमीटर पर जो वन है वो हैं 8,02,088 वर्ग किलोमीटर, यानी 24.39% पर। भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का हिस्सा, भौगोलिक क्षेत्र में वनों का हिस्सा बात की जाए तो 7,08,273 वर्ग किलोमीटर, जो कि 21.54% है। वनों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी की गई, 6778 वर्ग किलोमीटर वनों से, और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि 1243 वर्ग किलोमीटर। वन आवरण और वन संरक्षण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि 8,021 वर्ग किलोमीटर। और भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो वन और वृक्षारोपण 24.39%। ठीक है, तो मैं इस रिपोर्ट में सबसे उत्साहजनक संकेत घने वनों का बढ़ना, और रिपोर्ट में वनों को घनत्व के आधार पर 3 वर्गों में घने जंगल यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मध्यम घने जंगल मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, और खुले जंगल यानी ओपन फॉरेस्ट में बांटा गया है। घने वन क्षेत्र वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के काम करते हैं। जो घने वन होते हैं वो वायुमंडल से क्या करेंगे, CO2 का शोषण करेंगे, और घने वनों का क्षेत्र बढ़ने से खुले वनों का क्षेत्र भी बढ़ा है। रिपोर्ट के ताज़ा आकलन के अनुसार 15 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश 23% भूभाग पर वनों से घिरा हुआ है। इनमें 7 राज्यों संघ देखिए मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मेघालय, मणिपुर 75% बीच का भूभाग वनों से घिरा हुआ है। कौन कौन सा, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नागालैंड और मेघालय और मणिपुर, ये 75% जो 7 राज्य हैं 75% बीच में वनों का हिस्सा यहाँ पर पाया जाता है। और देश में 40% वन आच्छादित क्षेत्र 10,000 वर्ग किलोमीटर और इससे अधिक 9 बड़े क्षेत्रों के रूप में मौजूद हैं। देश की मैंग्रोव वनस्पति जो क्षेत्र है वो 4,921 वर्ग किलोमीटर पर है, जिससे वर्ष 2015 के आकलन के अनुसार 181 वर्ग किलोमीटर पर की वृद्धि हुई है। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति वाले सभी 12 राज्यों में पिछले आकलन की तुलना सकारात्मक बदलाव देखे गए हैं। मैंग्रोव वनस्पति जो है जैव विविधता में समृद्धि होती है, जो कि कई तरह की परिस्थिति आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाहरी वन वृक्षारोपण का कुल स्टॉक 582.377 करोड़ घन मीटर अनुमानित है, और इसे 421.838 करोड़ घन मीटर वनों क्षेत्रों के अंदर है, जबकि 160.39 करोड़ घन मीटर क्षेत्रों में वनों से बाहर है। तो ये मेनली इम्पोर्टेंट रिपोर्ट थी। इसके बारे में भारत और केंद्र शासित वनों में 2017 के आंकड़े देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें आपको यही रखना है याद कि राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, और क्षेत्रफल प्रतिशत 17.27%। कुल जो वन है वो 28,147। खुले वन की बात करें तो 2,139, 12,139, और मध्यम वन 14,000 और 30,000 इतने। और भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद बात करें तो
जो भारत के शीर्ष 5 वन आवरण राज्य, मध्य प्रदेश बना कितना किलोमीटर सतत, मतलब सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में वन जो हैं कौन कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 77,714 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 66,000 में, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ 55,000, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो पहले मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पाँचवा महाराष्ट्र। न्यूनतम सबसे कम जो क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो सबसे कम हरियाणा में, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद गोवा, फिर सिक्किम और फिर बिहार। हरियाणा, पंजाब, गोवा और सिक्किम और बिहार। प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा देखिए प्रतिशत में वन आवरण जो प्रतिशत है वो लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर मणिपुर। सबसे कम प्रतिशत की बात करें तो हरियाणा, जो कि क्षेत्रफल में भी कम है और प्रतिशत में भी कम है, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इसके बाद वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाले की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला है, कर्नाटक, फिर केरल, फिर उड़ीसा और फिर तेलंगाना। कम की बात करें तो हास्य कहाँ पर हुआ है वनों में, हास्य वन क्षेत्रफल में हास्य कहाँ पर हुआ है तो मिजोरम में हुआ है, नागालैंड, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय। अब हम देखेंगे वनों की श्रेणियाँ और उनकी विशेषताएं। वनों की श्रेणियाँ और उनकी विशेषताएं। देखिए अति सघन वन, अति सघन वन किन्हें कहती हैं, जिनका वृक्ष आवरण कितना हो 70% से और अधिक हो तो वहाँ पर अति सघन वन। मध्यम ऐसे वन जिनमें वृक्षारोपण 40 से 70 के बीच हो। खुले वन कहाँ कहेंगे 10 से 40% के बीच में। मैंग्रोव वन, खारे पानी को सहन करने योग्य परिस्थिति वन जो मुख्यतः उष्ण और शीतोष्ण अंतर ज्वारीय क्षेत्र में उगते हैं। झाड़ी किन्हें कहेंगे तो ऐसे सभी क्षेत्र जिनमें वृक्षों की वृद्धि बहुत कम होती है, जिसका जो वृक्ष आवरण 10% से कम होता है और जो छोटे तथा अविकसित होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, झाड़ी बोलेंगे। गैर वनीय क्षेत्र वे सभी क्षेत्र जो ऊपर के वर्गों में शामिल नहीं हो, जो इन सभी वर्गों में शामिल नहीं हो उनको गैर वनीय क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आरक्षित वन किन्हें कहते हैं, संरक्षित वन कहते हैं और अवर्गीकृत वन। देखिए आरक्षित वन उनको कहते हैं जहाँ पर जो है पूरी तरह से जो सरकार का नियंत्रण रहता है, यानी कि बिना अनुमति के आरक्षित वनों में सभी प्रकार की क्रियाकलापों पर रोक रहती है। आप जब तक अनुमति नहीं ले लेते जब तक आप कुछ यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते। तो आरक्षित वन जिन पर पूरा टोटली जो है ऑल टोटली जो है सरकार का जो है कंट्रोल रहता है। संरक्षित वन ऐसे सभी वन भारतीय वन अधिनियम और राज्य वन अधिनियम के अंतर्गत कुछ सीमा तक संरक्षित रहती हैं और संरक्षित वनों में जब तक रोक नहीं हो सकती सभी तरह के क्रियाकलापों की अनुमति रहती है। तो यहाँ पर जो है बिना अनुमति के भी यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप हैं वो कर सकते हैं। अवर्गीकृत वन ऐसे वन क्षेत्र जो ऐसे वन के रूप अभिलिखित हैं जो आरक्षित और संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे वनों को अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न हैं। तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से यहाँ पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है और आप आना जाना इसमें रहता है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश की नई वन नीति 2005। तो मध्य प्रदेश की नई वन 2005 की जो बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। तो देखिए 4 अप्रैल 2005 को मंत्रिमंडल बैठक में राज्य व नवीन वन नीति मंजूरी दी गई और पूर्व में अभिजात मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो 1992 में राज्य वन नीति लागू की गई थी। कब की गई थी? 1992 में। लगभग 52 वर्ष का समय बीत जाने के कारण अनेक परिवर्तनों तथा राज्य की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की आवश्यकता के फलस्वरूप इस नीति में व्यापक बदलाव आवश्यक थी। वर्ष 1988 में पुनः राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई, जिसके प्रावधान के अनुसार राज्य की वन नीति व्यवस्थाएं करने की जरूरत थी। पूर्ण वन नीति में जहां राजस्व आय की प्राथमिकता दी गई थी, वन नीति में इसे गुण मानते हुए मुख्य लक्ष्य वर्गों वनों के संभावनीय प्रवर्धन में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदाय को रोजगार उपलब्ध कराना,
उनकी आय के साधन बढ़ाना तथा उनकी मूल वन अधिकार आवश्यकताओं को पूर्ण करना। नवीन वन नीति में इमारती काष्ठ उत्पादन के साथ साथ लघु वन, बांस, औषधीय प्रजातियों के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन पे विशेष बल दिया गया था। देखिए मध्य प्रदेश वन नीति जो है 1992 और वन नीति 2005। तो वन की मुख्यतः व्यापारिक गतिविधि मानकर अधिकतम राजस्व प्राथमिकता स्थानीय समुदाय में वन प्रबंधन की भागीदारी नहीं, इमारती लकड़ी के उत्पादन को प्राथमिकता, वनों का विदोहन मुख्यतः ठेकेदारों के माध्यम से, वन आधारित उद्योगों की रियासती दर पर उपज प्रदाय, वन ग्रामों की स्थापना का समुचित विकास, चराई की दरों के अधिकार पर चराई का विनिमय, वन भूमि का खाद एवं कृषि फसलों की खेती का अनुमान और वन की प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से। जो वन का प्रबंधन होगा वो कैसे, परंपरागत विधियों के माध्यम से होगा। वन प्राणी के शिकार की अनुमति सीमित अनुमति थी। वन कर्मियों की मूलभूत सुविधाओं एवं उनके कल्याण संबंधी कोई प्रावधान नहीं था। ये कब की रिपोर्ट है? वन नीति 1952 की। लेकिन जब 2005 की वन नीति आई तब क्या हुआ? राजस्व प्राप्ति को गुण मानते हुए वनों के संवहनीय विदोहन, पर्यावरण संरक्षण एवं वन संरक्षित समुदायों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा उनको सतत रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आय बढ़ाने की प्राथमिकता इसमें दी गई थी। संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से स्थानीय समुदाय की वन प्रबंधन की सक्रिय भागीदारी, बांस, चारे, लघु वनोपज और औषधीय विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन को पर्याप्त महत्व दिया गया था। वनों का विदोहन ग्राम वन समितियां, सहकारी समितियों द्वारा एवं संवर्धन किया जाएगा। उद्योगों को रियायतें दी गई थी। उद्योगों एवं आवश्यक वनोपज उत्पादन यथासंभव स्वयं करना होगा। वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की पहल, धारण क्षमता के अनुरूप चराई प्रबंध, स्लॉट फीडिंग को प्रोत्साहन दिया गया। वन भूमि में गैर वनिकी के उपयोग को कड़ा प्रबंध किया गया और वनिकी प्रबंधन में प्रौद्योगिकी जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया। वन प्राणियों का शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। तो 2005 में जो वन के जो प्राणी हैं, जो वनों में रहते हैं जीव जंतु, उनका शिकार पूर्णतः कैसा कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। वन कर्मियों विशेषकर सुदूर दूरगामी स्थानों पदस्थ कार्यालय वन कर्मी और परिजन मूलतः आवश्यकता तथा मानव संसाधन विकास के पर्याप्त महत्व दिया गया था इसमें। तो मध्य प्रदेश में जो वनारक्षित क्षेत्र वाले ज़िले क्रम देखिए, और ज़िले प्रथम बालाघाट सबसे ज़्यादा, दूसरा छिंदवाड़ा, तीसरा बैतूल। न्यूनतम वाले तो पहला ज़िला आएगा आपका उज्जैन, दूसरा शाजापुर और तृतीय आएगा रतलाम। देखिए मध्य प्रदेश के शीर्ष जो वनावरण क्षेत्र वाले, जहाँ पर वन क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा पाए जाते हैं वन, और प्रथम है बालाघाट, द्वितीय है छिंदवाड़ा, तृतीय है बैतूल। और सबसे कम अगर बात की जाए तो 3 ज़िले उज्जैन, शाजापुर और रतलाम। अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश में अधिकतम वनावरण प्रतिशत वाले ज़िले में बात की जाए तो प्रतिशत जिला बालाघाट है, फिर श्योपुर, फिर उमरिया। और यहाँ पर प्रतिशत न्यूनतम की बात की जाए तो उज्जैन, शाजापुर और रतलाम ज्यों के त्यों हैं यहाँ पर प्रतिशत में, लेकिन यहाँ पर बदलाव हो गया है प्रतिशत में। बालाघाट सबसे ऊपर है और फिर श्योपुर है और फिर उमरिया है। अब देखेंगे हम मध्य प्रदेश की वनस्पतियाँ। देखिए मध्य प्रदेश वन एवं वन संपदा की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। मध्य प्रदेश का 1/3 भूभाग वन आच्छादित है और राज्य की कुल वन क्षेत्र का 61,888 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन मतलब 61,888 के वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। इसमें आरक्षित वन है वो कितने? 32 आरक्षित वन है 31,096 किलोमीटर और संरक्षित वन है 1705 वर्ग अवर्गीकृत किया। इसके बाद जो भी बचा क्षेत्र वो जैसा अवर्गीकृत वन आ जाते हैं। तो प्रदेश में वनों का वर्गीकरण देखिए, संरक्षित वन 32.84 पर, आरक्षित वन जो है 65.36% पर और अवर्गीकृत 1.80% पर। ठीक है।
मध्य प्रदेश की वन पेटियों के बारे में बात करें तो नर्मदा के दक्षिण स्थित चौड़ी पेटी और विंध्याचल कैमूर श्रेणी वन पेटी जो कि दमोह सागर पठार तक विस्तृत है, यहाँ बहुत कम वन पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है मुरैना शिवपुरी की श्रेणी की पेटी, यहाँ पर कैसे कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 3 पेटियों में। एक तो नर्मदा के दक्षिण में स्थित चौड़ी पेटी, विंध्याचल कैमूर श्रेणी वन पेटी और मुरैना शिवपुरी की श्रेणी की पेटी। मध्य प्रदेश की वनस्पतियों का वर्गीकरण। तो मध्य प्रदेश की जो वनस्पतियां हैं उनको कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया। देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, कटीले वनस्पति और उपोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति। तो 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है जो एमपी की वनस्पति है उसको। पहले हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो देखिए, आर्द्र पर्णपाती वन इस प्रकार की वनस्पति वहाँ पाई जाती है जहाँ पर जो वर्षा है वो 100 से कितने सेंटीमीटर होगी, 200 सेंटीमीटर के बीच। और यहाँ पर जो मेनली जो वृक्ष पाए जाएंगे कौन कौन से, सागवन, पीपल, नीम, शीशम इत्यादि के। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति की बात करें तो शुष्क जो वनस्पति वन वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर की जो वर्षा होगी। और ये यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाएंगे तेंदू, पलास, सरिस, बबूल, कीकर, हर्रा। कटीले वनस्पति की बात करें तो इस प्रकार की जो वनस्पति है वो चंबल घाटी में पाई जाती है और इसमें क्या होता है कि जो कटीली झाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं। तो ये मेनली चंबल रीजन का इलाका है। इसके बाद उपोष्ण पर्णपाती वनस्पति, इस प्रकार की जो वनस्पति है वो सतपुड़ा विंध्याचल की जो ऊंची चोटियाँ हैं वहाँ पर पाई जाती है और इस प्रकार की जो वृक्ष हैं अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं और ये उपोष्ण पर्णपाती वनस्पति मानी जाती है। देखिए, उष्णकटिबंधीय वनस्पति की बात करें, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति की बात करें तो ये कौन कौन से जिलों में पाई जाती है। तो मान लीजिए दमोह, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, छतरपुर, पन्ना, होशंगाबाद, सिवनी, यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वनस्पति है वो पाई जाती है। इसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वनस्पति है शुष्क, तो ये पाई जाएगी ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, नीमच, खरगोन, रतलाम, मंदसौर और शिवपुरी जो इलाके हैं। और यानी कि जो उत्तर की तरफ जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं वहाँ पर ये जो है शुष्क जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। कटीले वन कहाँ पाए जाएंगे, तो जहाँ पर जो है यहाँ पर वर्षा कम होती है उसी क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो ये भिंड, मुरैना इस साइड पाई जाएगी। और इसके बाद जो उपोष्ण पर्णपाती वनस्पति है इसका जो इस प्रकार के वन पचमढ़ी के जो आसपास के इलाका है वहाँ पर ये इस प्रकार का वन देखने को मिल जाता है। तो ये मैप दिया है मध्य प्रदेश का कि जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन हैं वो आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद जो रेखाएं खींची हुई उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये यहाँ पर मिलेंगे आपको, शुष्क ये भिंड मुरैना साइड यहाँ पर। और कटीली वनस्पति जो मिलेंगी आपको और उपोष्णकटिबंधीय जो वनस्पति है वो पचमढ़ी यहाँ पर मिलेंगी आपको, पचमढ़ी के आसपास। मध्य प्रदेश के वनावरण क्षेत्र, देखिए गैर वन क्षेत्र जो है वो 72.22% है, यहाँ पर वन नहीं पाई जाती हैं। और जो वन पाई जाती हैं, देखिए झाड़ी कितने परसेंट इलाके में पाई जाती है, तो 2.08 पर, खुला वन 11.70 पर, मध्यम और सघन वन 11.35 पर और अति सघन जो है पाया जाता है 2.15% इलाका में जो अति सघन वन पाए जाते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश की वन संपदा, देखिए सागौन जो होशंगाबाद में, साल जो है मंडला में, बांस जो है देखिए बांस कहाँ पर पाया जाता है, शहडोल अनूपपुर बालाघाट में, ठीक है, लाख मंडला शिवपुरी। और जबलपुर में खैर सागर, जबलपुर, दमोह, आरिया में हर्रा, शहडोल, मंडला और शिवपुर में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में वनों के संरक्षण का प्रमुख कारण क्या है, जो वनों का क्षरण है वो किस प्रकार का प्रमुख कारण है कि देखिए वन जो है वो नष्ट होते जा रहे हैं। तो इसका मेनली जो कारण क्या है, तो देखिए मध्य प्रदेश में अनेक वर्षों से लगातार क्या पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, वर्षा हो नहीं रही है
और बहुत सी वनस्पति क्या होती है, सूखती जा रही है और नए पौधे लगाए गए तो वे कैसे हो जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं क्योंकि वर्षा नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश कई पिछले वर्षों में अंधाधुंध कैसा है, कटाई की जा रही है वनों की, और इस अनुपर वृक्षारोपण न होना भी प्रमुख कारण है। वनों में अनियंत्रित चराई की समस्या हो रही है। मध्य प्रदेश में वनों पर कीड़ों का प्रकोप समय समय पर होते रहना, यह संरक्षित वनों के संबंध में कोई सुव्यवस्थित योजना नहीं है। और वनों में आग लगने की समस्या, ये भी वनों का क्षरण के लिए मेन उत्तरदायी है। देखिए मध्य प्रदेश में वनों संरक्षण रोकने के उपाय क्या क्या हैं, तो रोकने के उपाय आप लिख सकते हैं, मेजर कंट्रोल ऑफ डिफॉरेस्टिफिकेशन इन मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में जो वनों अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, वनों में अनियंत्रित चराई को कम करना चाहिए और मध्य प्रदेश संरक्षण वन प्रबंधन व्यवस्थित योजना बनाना चाहिए। अब देखते हैं, देखिए मध्य प्रदेश में वन संरक्षण के लिए प्रमुख जो योजना बनाई गई वो कौन कौन सी हैं। देखिए जो सामाजिक वन की योजना बनाई गई थी 1976 में की गई थी इसकी शुरुआत। इसमें निजी जो रोपणियों को बढ़ावा देना एवं कृषि वानिकी को प्रोत्साहन देना। तो सामाजिक वन की योजना कब बनाई गई थी, 1976 में। और नेक्स्ट है बिगड़े वन क्षेत्रों को सुधार योजना, ये 89-90 में लाई गई थी। फिर है संयुक्त वन प्रबंध, जो राष्ट्रीय वन नीति अनुसरण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग संयुक्त वन प्रबंध अवधारणा स्वीकार किया गया था। वन ग्राम विकास योजना, ये 29 जिलों में शुरू की गई थी। वन विदुहन योजना, या 11 जिलों में। इसके बाद हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्स। तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है उसके द्वारा किया जाता है। और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक ढांचे का एक केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करता है। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय का उत्तरदायित्व वनस्पति, जीव जंतु, वनों व अन्य जीवन का संरक्षण और सर्वेक्षण, प्रदूषण को रोकथाम और नियंत्रण, वनीकरण एवं वन हास के क्षेत्रों में फिर से हरा भरा बनाना, ये सभी जो कार्य करते हैं वो कौन सा मंत्रालय करता है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। संरक्षण का तात्पर्य क्या है, तो संरक्षण का तात्पर्य ये होता है कि प्राकृतिक संसाधनों को योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण, मतलब कोई योजना बनाकर और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो उन्हें अधिक दिनों तक उसका लाभ लिया जा सकता है, भविष्य के लिए संरक्षित रह सकते हैं। अर्थात संपदा और संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही इनका संरक्षण है। देखिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का वर्गीकरण, देखिए मृदा का संरक्षण, जीव जंतुओं का संरक्षण, वनस्पति का संरक्षण, खनिज संपदा का संरक्षण, जल का संरक्षण, वायु का संरक्षण, ये सभी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का वर्गीकरण है। देखिए मृदा संरक्षण, मृदा को संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन। तो मृदा एक नवीकरण योग्य साधन है, परंतु इसमें अपरदन और निक्षेपण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण मृदा संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। मृदा को सबसे अधिक हानि अपरदन से होती है, यानी कि मृदा कटाव से सबसे ज़्यादा जो हानि होती है कि मृदा जो बह जाती है, यानी कि कटाव हो जाता है। मृदा अपरदन प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारणों से होता है, जैसे कि भूमि की ढाल, वर्षा की तीव्रता, अगर वर्षा तेज, वायु का वेग, अगर ज़्यादा वायु यानी कि पवन ज़्यादा चलेगी तो भी जो है मृदा जो है उसको हानि पहुंचेगी। हिमानी प्रभाव आदि जो मृदा को हानि पहुंचाते हैं। वन संरक्षण के लिए प्रमुख बातें क्या क्या हैं, तो वन प्रदेशों में कटाई के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाए तो क्रम में वन विकसित होंगे और नियमित लाभ भी प्राप्त होगा। वृक्षारोपण बनाएंगे तब भी मृदा संरक्षण रहेगी। और वन क्षेत्र का जो विस्तार है कर नए वन लगाए जाएँ। वन संरक्षण के लिए सरकार द्वारा एक कठोर नियंत्रण नीति लागू जाए। फिर है जीव जंतुओं का संरक्षण। तो जीव जंतु देखो, वनों के ह्रास के साथ साथ वन्य, अगर वनों के ह्रास में कमी आती है, यानी कि वनों के क्षेत्र में कमी आती है, तो जीव जंतुओं के और वन्य प्राणी की संख्या में भी कैसी आएगी, कमी आएगी। इसको भविष्य में जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय किए जा सकते हैं। जो पालतू पशुओं को उचित देखभाल करनी होगी। पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता पर ध्यान देना होगा। पशुओं का जो चयन एवं नस्ल के सुधार करना जरूरी है। सांस्कृतिक कारकों, वनों का अत्यधिक दोहन, धरातल और वनस्पतियों का विनाश, अति पशुचारण और अवैज्ञानिक जो पद्धति है कृषि की इत्यादि मृदा को
हानि होती है। मृदा संरक्षण के उपाय स्थानिक कारकों पर आधारित किए गए हैं। पर्वतों की ढाली को सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि करना और अवनालिका से को पत्थर के बंद करना, इससे भी मृदा जो हानि है मृदा की उसको रोका जा सकता है। मृदा का सबसे महत्वपूर्ण और उसकी उर्वरकता है, इसका संरक्षण आवश्यक है। हरी तथा गोबर खाद मिलाकर रासायनिक उर्वरक जिप्सम के प्रयोग से फसल चक्र अपनाकर भूमि की परती छोड़कर मृदा की उर्वरकता को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद वनस्पति संरक्षण। वनस्पति संरक्षण जो दिन दिन बढ़ता जा रहा है, पेड़ पौधों के अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। वर्तमान में वनस्पति संरक्षण महत्वपूर्ण योगदान है। फिर खनिज संपदा का योगदान संरक्षण। तो खनिज को अगर संरक्षण नहीं किया गया तो उसे कुछ वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगी। तो खनिज संरक्षण निम्नलिखित विधियाँ हैं। धातु खनिज को खोद कर निकालने और माल तैयार करने में होने वाली बर्बादी को रोकना चाहिए। नए खनिजों को खोज करते रहना होगा और नई वैकल्पिक खोज करनी होगी। देखिए जल संरक्षण तो क्या है कि जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। जल का उपयोग कृषि, उद्योगों, यातायात, ऊर्जा और घरेलू उपयोग के संसाधन के रूप में किया जाता है। जल चक्रीय संसाधन है, इसे पुनः वैज्ञानिक ढंग से साफ कर प्रयोग में लाया जा सकता है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदी एवं नालों में चला जाता है, इसे बांध बनाकर रोका जा सकता है। नहरों को पक्का बनाकर अवस्रावन से होने वाली हानियों को रोका जा सकता है। स्प्रिंकलर प्रभावी सिंचाई का माध्यम, जिसमें पानी की बचत होती है, ऊंची नीची भूमि पर सिंचाई की जा सकती है। उद्योगों में पुनर्शोषित जल का उपयोग किया जा सकता है। घरेलू पूर्ति के लिए कमी करके जल का संरक्षण किया जाता है। फिर नेक्स्ट है वायु संरक्षण। देखिए वायु संरक्षण वायु जीवन का सर्वश्रेष्ठ आधार है। इसके बिना जीवन नहीं होता है, इसलिए संरक्षण अति आवश्यक है। वायु में कुछ तो नैसर्गिक अशुद्धियाँ होती हैं, लेकिन अधिकांश जो मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई हैं। पवन मेघ में उठी हुई आंधियों के धूल कण वायु में मिल जाती हैं और ज्वालामुखी राख भी हवा को दूषित करती है। मनुष्य द्वारा पवन की वो अधिकांश मात्रा में प्रदूषित किया जाता है, जिसमें कमी करनी होगी। उद्योगों में होने वाले हानिकारक पदार्थों को रोकना होगा। नेक्स्ट देखते हैं वनों का महत्व। तो देखिए वनों का जो प्रत्यक्ष मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से लाभ प्राप्त होता है। देखिए प्रत्यक्ष लाभ की बात करें तो प्रत्यक्ष लाभ में हमें क्या क्या फल मिलते हैं, कंदमूल जो भी वनों के फल मिलते हैं प्राप्त होते हैं। उद्योग कच्चा माल मिलता है उद्योगों के लिए, और जड़ी बूटियाँ, ये अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। ईंधन के लिए लकड़ी मिलती है। पशुओं को चारा वनों से ही मिलता है। आजीविका, वन असंख्य व्यक्तियों की आजीविका प्रदान करता है। और अप्रत्यक्ष लाभ की बात करें तो मृदा अपरदन को नियंत्रण, इसके मृदा के अपरदन में क्या होता है, नियंत्रण होता है। बाढ़ की रोकथाम की जाती है। वन मनुष्यतल के प्रसार पर नियंत्रण किया जाता है। जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। वनांचल क्षेत्रों से पत्तों वाष्पीकरण होता है। जो वन की पत्तियाँ होती हैं उनसे क्या होता है, वाष्पीकरण की दर जो है होती है वो आता है। जो जब आर्द्र वायु इनके ऊपर से गुजरती है तो जो संघनन होता है, जिससे बादल का निर्माण होता है और वर्षा होती है। तो जलवायु पर यह प्रभाव है। मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाना, सड़े गले जो पत्ते मिट्टी की जीवाश्म की मात्रा को बढ़ा देते हैं और लोगों को आजीविका का प्रदान करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय वनों से प्राप्त होने वाले प्रमुख वृक्ष। भारतीय वनों में प्राप्त होने वाले जो प्रमुख जो वृक्ष हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए सागौन, पहले नंबर कौन सा, सागवन। देखिए यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग, जो जबलपुर हुआ, होशंगाबाद, महाराष्ट्र के उत्तरी कनारा, चांदा, खानदेश, राजस्थान और बांसवाड़ा में पाया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल किस में है तो मध्य प्रदेश में है। इसकी लकड़ी कैसी होती है, कठोर होती है, काफ़ी टिकाऊ लकड़ी है, यानी काफ़ी लंबे समय तक चलती है। इसके क्या फर्नीचर, जहाजरानी आदि उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है साल। तो साल है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से लेकर असम के नागांव जिले तथा मेघालय के जो गारो पहाड़ियाँ हैं तब तक हिमालय की निचली ढालों के तराई भागों में विस्तृत रूप से पाई जाती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा में ये वन पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है कि जो साल की स्लीपर, रेलवे की स्लीपर हैं वो बनाई जाती हैं। इमारती लकड़ी का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चीड़।
तो ये हल्की होती है, ये हल्की लकड़ी होती है। इसका उपयोग नाव, पैकिंग के डिब्बे आदि बनाने में किया जाता है। और पेड़ से तारपीन का तेल एवं रेजिन प्राप्त किया जाता है। चीड़ के जो वृक्ष है उससे तारपीन का तेल और रेजिन जो गोंद है वो प्राप्त की जाती है। देवदार, देवदार देखिए हिमालय क्षेत्र में उगता है। ये लगभग जो ऊंचाई पर 1700 से 2500 मीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। इसकी लकड़ी जो होती है कठोर होती है, सुगंधित होती है और टिकाऊ होती है। इसकी लकड़ी से भी तेल निकाला जाता है। चंदन की बात करें तो यह मुख्यतः भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। और इसकी लकड़ी जो है कठोर और सुगंधित होती है और इसका धार्मिक महत्व भी है, यानी कि जो धार्मिक महत्व है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसमें इससे भी तेल निकाला जाता है। चंदन की लकड़ी सजावटी सामग्री, अगरबत्ती जो जलाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। शीशम देखिए, ये उत्तर प्रदेश हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश इत्यादि में पाई जाती हैं। फर्नीचर एवं रेलगाड़ी के दरवाजे बनाने में इसका काम आता है। अब जो आबनूस है वो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। इसकी लकड़ी जो है मजबूत होती है और इसका निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट देखिए सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री। वर्ष 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है ग्रामीण जनसंख्या के लिए जलावन, छोटी इमारतें, लकड़ी और छोटे छोटे वन उत्पादन की आपूर्ति करना। कब की गई थी? 1976 में। सामाजिक वानिकी के मुख्यतः 3 अंग हैं: कृषि वानिकी, वन भूखंड और सामुदायिक वन भूखंड। देखिए कृषि वानिकी में किसानों को अपनी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन करना। जो किसानों की भूमि है वहाँ पर वो अपने वृक्ष लगा सकते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। वन भूखंड में क्या है, वुडलैंड्स वन विभाग द्वारा लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सड़क के किनारे, नहर के तटों पर, ऐसी सार्वजनिक भूमि पर क्या करना, वृक्षारोपण। कहाँ पर? सड़क के किनारे पर, नहरों के किनारे पर और जो भी नदियाँ हैं उनके तटों पर वृक्ष का क्या करना, वृक्षारोपण करना। सामुदायिक वन खंड है, वन भूखंड द्वारा लोगों को स्वयं बराबरी की हिस्सेदारी के आधार पर भूमि का वृक्षारोपण। सामाजिक वानिकी की योजना असफल हो गई। और देखिए ये जो सामुदायिक वन भूखंड है, यहाँ पर जो लोगों द्वारा स्वयं बराबरी की हिस्सेदारी के आधार पर भूमि पर क्या लगाए जाते हैं, वृक्षारोपण किया जाता है। लेकिन जो सामाजिक, इसके बाद क्या हुआ, जो सामाजिक वानिकी योजना जो 1976 में लागू की गई थी राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा, वो क्या हो गई, असफल हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए इसका मुख्य कारण ये था कि इसमें उन निर्धन महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता जिन्हें इससे अधिकतर फ़ायदा होना था। यह योजना पुरुषोन्मुख थी, यानी कि पुरुषों के लिए थी। और यह कार्यक्रम लोगों को आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यक्रम के साथ स्थान पर किसानों का धनोपार्जन कार्यक्रम बन गया था। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम द्वारा उत्पादित लकड़ी ग्रामीण भारत के गरीबों को न मिलकर नगरों और कारखानों में पहुंचने लगी और इसी कारण से यह योजना जो है असफल रही। इससे गांव में रोजगार के अवसर घटे और अन्न उत्पादन करने वाली भूमि पर पेड़ लग गए। यहाँ पर कृषि की जाती थी, वहाँ पर क्या हुआ था, पेड़ों का उत्पादन किया जाने लगा था और इससे अनिवासी भू स्वामित्व को बढ़ावा मिला। यह कनाडा और स्वीडन के तकनीक सहयोग से चलाया जाने वाला सामाजिक वानिकी कार्यक्रम था। कौन कौन से देश के द्वारा? कनाडा के और स्वीडन के द्वारा। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम विश्व बैंक की वित्तीय सहायता का सहयोग मिलता है और वर्तमान समय में इस कार्यक्रम सर्वाधिक सफलता कृषि वानिकी में को मिली है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो ये देखिए, जो कुछ भी प्राकृतिक रूप से उगता है वो प्राकृतिक वनस्पति रूप कहलाता है। प्राकृतिक वनस्पति के विकास में निम्नलिखित प्रभावित हैं। देखिए तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातलीय स्वरूप, सूर्य का प्रकाश। भारत में कुल वन का लगभग 49% जो भाग है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो कौन से? जो 49% भाग, लगभग 49% उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब सदाबहार वन के 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं और ये वो अति सघन होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा है वो ज़्यादा होती है। उष्णकटिबंधीय प्रमुख देखिए जो वन है वो रबड़, महोगनी, जो आबनूस, बेत, सिनकोना, आर्किड इत्यादि।
मध्य प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्र में सागौन वन पाई जाती हैं और ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती प्रकार का है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। और सामाजिक वानिकी की शुरुआत कृषि जो आयोग है, कृषि आयोग ने 1976 में की, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में जलावन के लिए लकड़ी उपलब्ध कराना। सामाजिक वानिकी जो असफल हो गई थी, जिसका मुख्य कारण था कि पात्र निर्धनता महिलाओं को शामिल नहीं किया जाना। देखिए, मैंग्रोव वन वैसे पेड़ पौधे या झाड़ियों का समूह है जो तटीय खारे पानी में उगते हैं। मध्य प्रदेश में कत्था बनाने के कारखाने शिवपुरी और बामनौर में स्थित हैं। कहाँ? शिवपुरी और बामनौर, जो कि मुरैना में स्थित हैं। और कत्था बनाने के लिए खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में लाख के वन मंडल जबलपुर, शिवनी, शहडोल तथा होशंगाबाद में पाए जाते हैं। भिलाला वन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है, जिसका उपयोग स्याही और पेंट बनाने में होता है। मध्य प्रदेश में गोंद का जो उत्पादन है वो खंडवा, ग्वालियर और शिवपुरी के वनों से होता है। पूर्वी हिमालय में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वनस्पति, उपोष्ण वनस्पति, शीतोष्ण वनस्पति, अल्पनाई वनस्पति और टुंडा वनस्पति। संरक्षित वन वैसे वन होती हैं जो भारतीय वन अधिनियम, राज्य अधिनियम के अंतर्गत कुछ सीमा तक संरक्षित रहते हैं। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन जो हैं वो दमोह, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश वन नीति 2005 में संयुक्त वन प्रबंध के माध्यम से स्थानीय समुदायों को वन प्रबंधन की सक्रिय भागीदारी का उल्लेख किया गया था। कौन सी नीति? 2005 की नीति के तहत। तो ये था हमारा पाठ भारत की वनस्पतियों के बारे में, और इसके बारे में हमने देखा भारत की वनस्पतियों और मध्य प्रदेश की वनस्पति के बारे में।